नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लैब स्टूडेंट की इस फिजिक्स क्लास में। तो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागति का पहला नियम पढ़ लिया था और वो मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया था। कुछ न्यूमेरिकल किए भी थे, इसलिए आज एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि किसी दी परमाणविक गैस के एक मोल को धीरे धीरे 140 जूल ऊष्मा दी जाती है। तो इसमें गैस द्वारा किया गया कार्य और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है? गैस द्वारा किया गया कार्य और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। बोल रहा है दी परमाणुक गैस है। कौन सी है? दी परमाणुक। अब इसने बोला है कि तो परक्रम, यानी कि इसने ये नहीं बताया कि ये समदाबी है या समतापी है या कौन सा है, मतलब कौन सा काम हो रहा है इसमें। तो देखो ये बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी ये धीरे धीरे शब्द आए ना, धीरे धीरे बहुत बार आएगा, धीरे धीरे ऊष्मा दी जाती है, धीरे धीरे पिस्टन को खिसकाया जाता है। ये धीरे धीरे शब्द आ जाए, इसका मतलब वहाँ पे आपको मानना है समदाबी। धीरे धीरे आ जाए मतलब समदाबी। ठीक है, धीरे धीरे आ जाए मतलब समदाबी। समझ गए? वो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे भी देगा कि भाई ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे खिसकाया जाता है आगे पीछे, तो वो समदाबी होता है। ठीक है, दूसरा बहुत बार ऐसे दे देगा कि भाई इसको ऊर्जा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, जबकि पिस्टन फिक्स है, मतलब क्या है? जड़त्व है, मतलब फिक्स है, कहीं मूव नहीं कर सकता। अगर पिस्टन आगे पीछे नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या होगा? वो होगा सम आयतनीय प्रक्रम। सम आयतनीय प्रक्रम। समझ गए? ये चीज़ें आपको सवाल देख के समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर भाई पिस्टन मूव नहीं कर रहा तो क्या होगा? सम आयतनीय, क्योंकि आयतन नहीं बढ़ेगा, पिस्टन आगे पीछे नहीं होगा तो आयतन में परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक है भाई, पिस्टन बढ़ेगा तभी तो गैस फैलेगी। ठीक है, और धीरे धीरे का मतलब होता है कि भाई समदाबी। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा है कि पिस्टन गति के लिए स्वतंत्र है और वो धीरे धीरे कर रहा है गति, तो वो होता है समदाबी। ठीक, ये बातें लिख लेना साइड में। किसी दी परमाणु गैस के एक मोल को धीरे धीरे 140 ऊष्मा दी जाती है, तो प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखो समदाबी के लिए क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्या होता है? U प्लस डेल्टा W, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। ये कितना होता है? F/2 NR डेल्टा T, और ये होता है NR डेल्टा T। ठीक है, यही है। अब ये बोल रहा है कि डेल्टा Q कितना है? 140 जूल। उसमें कितनी जाती है? 140 जूल। तो 140, और ये बोल रहा है कि दी परमाणु, तो दी परमाणु के लिए क्या होगा? F बराबर 5। F बराबर कितना होगा? 5 होगा। समझ गए? तो F बराबर 5 होगा, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो मैं यहाँ से NR डेल्टा T बाल लेता हूँ, NR डेल्टा T बाल लेता हूँ। अब सभी के मान रख दो। 140, ये 5 रखोगे, 5/2 + 1। N कितना है? 1 मोल है। R कितना? 25/3, क्योंकि जूल में है। ठीक है, और डेल्टा T आपको निकालना है। पहले डेल्टा T निकालोगे, फिर उसके बाद अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे डेल्टा T कितना आएगा? कितना होगा? 140। इस साइड जाएगा ये 3, नीचे डिवाइड में 25। ये कितना होगा? 7/5 होगा। ये 5 जाएगा इस साइड और 7 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 20। और जब आप 25 से इसको 5 से वो करो, कैंसिल करो, तो 5 से इसको किया जाएगा कैंसिल, तो 5 से एक बार, ये 5 से 5 बार। ठीक है, ये 60/5। इसको 1 मिनट, यहाँ पर ये 7/5 नहीं आएगा, ये हाँ, ये 7/2 आएगा ना, ये मिस्टेक कर दी। हाँ, तो देखो 7 से ये 20 बार। ठीक है, अब जब फिर से 4 से काटोगे तो
ये जाएगा 5 बार, सॉरी 5 से काटा के लिए 4 बार और ये 5 बार, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 3 12 24/5। तो कितना जाएगा डेल्टा टी बराबर 24/5। डेल्टा टी आ रहा है 24/5, ठीक है। अब इस डेल्टा टी को क्या करोगे, इनमें आप पुट कर दोगे, डेल्टा टी को आप इनमें पुट कर दोगे। कैसे? अब क्या क्या पूछा, एक तो पूछा कार्य, कार्य तो क्या ये आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, ये पहले निकालो। ये आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा 5/2 N1 R 25/3, डेल्टा टी आया है 24/5, ठीक है। 5 से 5 बार 6 चौक 24 और ये, ठीक है। 5 से 5 का 6 चौक 24 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया, देखो 25, 5 × 25 × 4 100, 100, ये आ जाएगा 100। तो ऑटोमेटिकली अपने को पता है ये 100 आ गया, तो इसको होना चाहिए 40। फिर भी आप पुट करके निकाल सकते हो। n कितना रख दो 1 R 25/3 और ये 24/5, ये 5 बार 8 बार 24, 8 × 5 = 40, समझ गए। तो ऐसे करना है। ये अब ये कैलकुलेशन तो आप कर लेना, ठीक है। इसमें कोई आप बोलोगे सर इतना जल्दी जल्दी क्यों किया, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करनी है। लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझ गए ना कि भाई पहले अपन ने कुल रख के टोटल डेल्टा टी निकाला, फिर डेल्टा टी का अलग अलग मान रख के फिर ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जब भी धीरे धीरे दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो क्या है, अपने ये समदाबी प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक सवाल बोल रहा है, किसी दी परमाणविक गैस के 2 मोल 300 केल्विन ताप पर एक बेलनाकार पात्र में भरे गए हैं। पिस्टन तथा पात्र की दीवारें उष्मा की कुचालक। उष्मा की कुचालक कहने का मतलब ये है कि भाई इसको अपन जो भी ऊर्जा देंगे वो या तो इसके कार्य में काम में आएगी या फिर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में काम आएगी। फालतू की अपने जो वातावरण में है आसपास के वायुमंडल में वेस्ट नहीं होगी। बस इसके कहने का मतलब ये है कि पिस्टन तथा पात्र की दीवारें उष्मा कुचालक है। अब यदि गैस को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो इसका तापमान 400 केल्विन हो जाता है, ठीक है। तो गैस को दी गई उष्मा निम्न स्थितियों में ज्ञात करो। गैस को दी गई उष्मा निम्न स्थितियों में ज्ञात। पहली स्थिति है कि पिस्टन हल्का है तो गति के लिए स्वतंत्र है। दूसरी स्थिति पिस्टन क्या है, जड़वत है। तीसरा पिस्टन भारी है तथा गति के लिए स्वतंत्र है। तो चलो बात करते हैं पहली स्थिति। क्या करते हैं बात, पहली स्थिति फर्स्ट। ये बोल रहा है कि भाई उष्मा धीरे धीरे दी जाती है, उष्मा धीरे धीरे दी जाती है। इसका मतलब तथा पिस्टन हल्का है तथा गति के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या होगा, समदाबी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समदाबी, ठीक है। तो समदाबी है तो दी गई उष्मा निकालोगे कैसे। समदाबी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वही डेल्टा क्यू इक्वल टू वही होता है। अगर मैं साथ में लिख दूँ ऐसे F/2 + 1, ठीक है, NR डेल्टा टी F/2 + 1 NR डेल्टा टी ये होता है, ठीक है। अगर इसको गुणा करोगे तो एक पार्ट होता है आंतरिक ऊर्जा का, एक पार्ट कार्य का। तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, कौन सी गैस है, दी परमाणु यानी कि 5 आएगा बराबर 5/2 + 1 तो 7/2। इसको 5 पुट कर दिए कितना हो जाएगा 7/2 जाएगा। यहाँ मैंने 5 पुट किया F बराबर 5, ठीक है। तो 7/2 इंटू N कितना दिया हुआ है 2 मोल, ठीक है, 2 मोल R। और डेल्टा टी कितना है, देखो 300 केल्विन से कितना हो जाता है 400 केल्विन होता है। तो कितना हुआ परिवर्तन 100 का परिवर्तन हो गया। 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा क्यू आ गया 700 R। अब देखो इसने उष्मा पूछी है, इसने पहले से कोई मान जूल में वगैरह दे नहीं रखा। तो अब डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में मतलब किस में है आंसर, यानी कि जूल में है तो लिखोगे 25/3 फिर सॉल्व करोगे। और अगर उसमें दिया हुआ है कैलोरी में दिया हुआ है तो 2 रख सकते हो। मैंने माना इसको 2 रख दिया, 700 × 2 तो ये आ जाएगा 1400 कैलोरी। कितना आ जाएगा 1400 क्या जाएगा कैलोरी आ जाएगा, समझ गए। अगर मैं इसको कैलोरी में जूल में निकालना चाहता हूँ, R को लिखोगे 25/3। अब देखो नेक्स्ट
स्थिति दूसरा, पिस्टन क्या है, जड़वत है। पिस्टन क्या है, जड़वत। जड़वत मतलब पिस्टन मूव नहीं कर सकता, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, पिस्टन आगे पीछे नहीं हो सकता। तो पिस्टन आगे पीछे नहीं हो सकता मतलब गैस का आयतन नहीं बढ़ेगा, पिस्टन चलेगा आगे तभी तो गैस का आयतन बढ़ेगा। तो इस अब देखो, अब पढ़ना है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम भी बहुत मज़ेदार चीज़ है और इस पे सवाल भी बहुत मज़ेदार होते हैं। बहुत थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना होता है लेकिन बहुत मज़ा आता है इसके सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें कैसे क्या होने वाली है। देखो, चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, यदि किसी प्रक्रम की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था समान हो तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यदि किसी प्रक्रम की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था समान हो तो उसके चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अब देखो, इसमें इसकी प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था समान, ये ए से स्टार्ट हुआ, बी गया, सी गया, डी गया, वापस ए आ गया। तो इसका क्या है, प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था ये समान है। समझ गए, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, डी से ए आया। तो इसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या हो रही है, अपने को समान प्राप्त हो रही है। ठीक है, उसको बोलेंगे चक्रीय प्रक्रम। तो अब देखो, चूंकि प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था समान प्राप्त हो रही है तो जो ताप टी पर था होगा वो वापस घूम के आएगा तब भी इसी पर होगा। तो जो चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, जीरो, क्योंकि ताप में परिवर्तन जीरो है। भाई वापस घूम के अब यहीं तो आ रहे हो तो यहाँ का ताप पहले जो होगा वो बाद में भी होगा। ठीक है, तो ताप में बदलाव थोड़ी ना होगा भाई ये इसी पॉइंट पे आ रहे हो आप। ये हो सकता है यहाँ कुछ ताप और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ, लेकिन यहाँ होगा तो फिर से होगा वो। तो यहाँ कुल मिला के आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, जीरो। तो देखो, एक लाइन लिख दो, चक्रीय प्रक्रम में कुल प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। समझ गए, चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इसका मतलब क्या होगा भी, ए से बी तक जाओगे हो सकता है आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, बी से सी तक हो सकता है कुछ हो, सी से डी वापस घट जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन कुल मिला के वापस घूम के ए तक आएगा ना। चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। ध्यान रखना, इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो होता है, समझ गए। समतापी और इसमें फर्क है। समतापी में तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही नहीं होता, समतापी में तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो समताप होता रहता है, ताप ही समान रहता है बिल्कुल। जब ये चक्रीय है प्रक्रम तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चक्रीय वाले में क्या होता है कि कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है। इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो होता है, ए से बी तक कुछ होगा, बी से सी तक कुछ होगा, सी से डी तक कुछ होगा, लेकिन इसमें कहीं पर बढ़ेगा तो कहीं पर घटेगा। कुल मिला के यहाँ पर आएगा तो वापस वो का वो रहेगा। समझ गए, तो इसीलिए समतापी और उसको समान मत मान लेना, ठीक है ना। हाँ, कोई पूछे कि ऐसा कौन सा प्रक्रम है जिसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता,
तो वो समतापी है। समतापी में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कुल परिवर्तन शून्य किसमें होता है, इसमें। उसमें भी समतापी में भी कुल परिवर्तन शून्य होता है। समतापी में तो मतलब कहने का मतलब है कि बिल्कुल कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। समतापी में तो परिवर्तन होता ही नहीं है, जबकि चक्रीय में परिवर्तन होता है, एक बार बढ़ता है एक बार घटता है, एक बार बढ़ेगा एक बार फिर से घटेगा आंतरिक ऊर्जा, लेकिन इस ए बिंदु पर वापस आएगा तो वो का उत्तर का उत्तर रह जाएगा। ठीक है, कुल परिवर्तन शून्य है, समझ गए, कुल परिवर्तन शून्य है। तो अतः चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक कुल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य है। इसको खोपड़ी में अच्छे से बिठा के रख लेना। ठीक है, ये कुल पॉइंट को ध्यान रखना, कुल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य है। ऐसा नहीं कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन कुल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य है। ठीक है, जब समतापी की बात करें तो समतापी में तो परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमेशा ताप समान ही रहता है, जबकि इसमें ताप बदलेगा। इसमें ताप हमेशा समान नहीं रहता, इसमें ताप बदलेगा, लेकिन बहुत बार वो ऊर्जा में परिवर्तन पॉजिटिव होगा, बहुत बार नेगेटिव होगा। तो कुल मिला के यहाँ आते ही वापस वो का वो रह जाएगा जो पहले था, यानी कि शून्य। कुल परिवर्तन शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी आंतरिक ऊर्जा की बात, समझ गए। तो चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, इस कुल पॉइंट को फोकस रखना। ठीक, अब बात करते हैं किया गया कार्य की, किए गए कार्य की बात करते हैं। कार्य, तो कार्य देखोगे आप तो ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। बी से सी देखो, बी से सी क्या हो रहा है, ये आयतन सेम रह रहा है, तो कार्य क्या आ रहा है, लगभग 0। वैसे ये चक्रीय प्रक्रम जरूरी नहीं कि आयताकारी होगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऐसे वैसे भी हो सकता है। मैंने आयताकार बनाया इसलिए ये बी से सी 0 है, अगर आयताकार नहीं होगा, ऐसे होता तो ये बी से सी 0 नहीं होता। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे होता ना तो थोड़ा बहुत v बढ़ जाता, समझ रहे हो। तो b से c 0, फिर वापस c से d, यानी कि आयतन घट रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर d से e 0, तो ये कुल मिला के ऐसे ये चीज़ें होती रही। ठीक है, d से a 0, ए से बी कार्य पॉजिटिव, बी से सी 0, सी से डी नेगेटिव, डी से ए 0। अभी जरूरी नहीं कि प्रक्रम आयताकारी हो। ठीक है, ये इसके हिसाब से ये ऐसे है, इसके हिसाब से ये ऐसे है। तो अब आप कहोगे कि सर ये अलग अलग ऐसे बदला, तो इसका साथ में कार्य कैसे निकालेंगे, एक साथ इसका कार्य कैसे निकालेंगे, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ए से बी कुछ कार्य पॉजिटिव है, डी से ए नेगेटिव 0, बी से 0, सी से डी नेगेटिव, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा आयताकारी हो। ठीक है, कुछ ऐसे गोलाकार भी दिया हो सकता है, तो कैसे भी हो सकता है। उस स्थिति में कार्य कैसे निकालोगे, कार्य कैसे निकालोगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, इसमें मतलब इस आंतरिक ऊर्जा में तो कोई दिक्कत नहीं, आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन शून्य होगा। अगर आपको पूछे कि भाई चक्रीय प्रक्रम के हिस्से ए से बी तक आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। बी से सी तक वहाँ पर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, सी से डी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, डी ने ए कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा या हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब वापस घूम के ए पे आओगे ना, कुल मिला के परिवर्तन कितना हो जाएगा, 0। कहीं पे बढ़ेगा तो कहीं पे घटेगा, वापस यहाँ पे आके पूरा लेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है आंतरिक ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जब कार्य को कैसे निकालना है वो अपन समझते हैं। चलिए अब देखो इसका क्या निकालना है, चक्रीय प्रक्रम में कार्य कैसे निकालोगे, चक्रीय प्रक्रम में कार्य। तो कुल कार्य का परिमाण पीवी वक्र में घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। पीवी वक्र में घिरे है, ठीक है, अगर धीरे लग रहा है तो घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो जो पीवी वक्र में कौन सा क्षेत्रफल गिरा हुआ है, ये मैंने माना ये क्षेत्रफल कितना है, ए, माना ये क्षेत्रफल कितना है, ए के इसका क्षेत्रफल। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य का मान किसके बराबर होगा, ए के बराबर। क्षेत्रफल का मान ही किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर कार्य। क्षेत्रफल का मान निकालो, वो आ जाएगा कार्य। लेकिन वो कार्य पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कैसे करोगे पता है। तो एक फार्मूला है बहुत शानदार वाला, जिसको आपको
क्या याद रखना है, पीवी CLOCK क्लॉक पॉजिटिव, पीवी क्लॉक पॉजिटिव, पीवी क्लॉक पॉजिटिव। अब देखो इसको समझना, इसका मतलब क्या है, पीवी क्लॉक पॉजिटिव, पीवी क्लॉक पॉजिटिव। अब देखो इसका मतलब क्या है, पीवी मतलब पी ऊपर होना चाहिए, वी नीचे होना चाहिए। अब ये बहुत बार ग्राफ वीपी भी हो सकता है, वी ऊपर वी नीचे, यहाँ पे पीवी होना चाहिए, पीवी, ठीक है। फिर इसका घूमने की दिशा कौन सी है, ऐसे है, पीवी क्लॉक तो पॉजिटिव आ जाएगा, पीवी क्लॉक तो पॉजिटिव। अगर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ये कार्य क्या होगा, कार्य इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कार्य बराबर पॉजिटिव का है, इस केस में कार्य क्या होगा, पॉजिटिव है, तो पीवी क्लॉक पॉजिटिव। अगर मान लो ये ऐसे नहीं होके ठीक है, अगर ये पीवी क्लॉक है तो कार्य है पॉजिटिव। अगर ऐसे होता कि पीवी एंटी क्लॉक होता, पीवी एंटी क्लॉक, तो कार्य हो जाता है नेगेटिव। पीवी एंटी क्लॉक यानी कि अगर ये ऐसे घूमता एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो होता पीवी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, समझ गए। फिर अगर मैं पूछूं वीपी, अगर ये ऐसे होता वीपी, तो वीपी क्लॉक पॉजिटिव, सॉरी एक मिनट, वीपी क्लॉक नेगेटिव, लेकिन वीपी एंटी क्लॉक पॉजिटिव। तो ये चीज़ें ऐसे हैं, ठीक है। यदि आपको पहले तो देखना है कि भाई कौन सा दिया हुआ ग्राफ, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, तो फिर देखो इसकी डायरेक्शन किस दिशा में घूम रहा है, CLOCK क्लॉक, तो आएगा कार्य पॉजिटिव, समझ गए। अगर वीपी दिया हुआ है तो वीपी में आएगा एंटी क्लॉक में पॉजिटिव, समझ गए। पीवी में क्लॉक में पॉजिटिव, वीपी में एंटी क्लॉक पॉजिटिव। अब यहाँ कोई पीवी में एंटी क्लॉक नेगेटिव, वीपी क्लॉक नेगेटिव, समझ गए। ये चीज़ें आपको माइंड में सेट कर लेना। वैसे सेट करने का मेन फॉर्मूला तो यही है, पीवी क्लॉक पॉजिटिव। अब इसमें से कोई भी एक चेंज होगा, ठीक है, कोई भी एक बदलेगा तो नेगेटिव, अगर दोनों बदल गए तो पॉजिटिव। सिंपल सा, कैसे याद रखना, देखो पीवी क्लॉक पॉजिटिव, ये फॉर्मूला याद रखो, पीवी क्लॉक पॉजिटिव, पीवी क्लॉक पॉजिटिव। अब मतलब पीवी क्लॉक है तो कार्य क्या है, पॉजिटिव। अगर पीवी की जगह वीपी हो गया, ठीक है, तो क्या आ गया, कार्य नेगेटिव। अगर इसकी जगह एंटी क्लॉक हो गया तो भी कार्य नेगेटिव, मतलब एक बदल रहा है, कोई भी एक बदल रहा तो नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों बदल गए, पीवी की से वीपी हो गया और इस क्लॉक की जगह एंटी क्लॉक हो गया, तो दोनों बदल गए ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो वीपी एंटी क्लॉक पॉजिटिव, समझ गए। इसको याद कैसे रखना मैंने आपको तरीका भी बता दिया, तो याद से। अब देखो बोर्ड पे कुछ सवाल है, उनके निकालने आपको कार्य, उनके निकालने आपको कार्य। तो कार्य के लिए मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला क्या है, पीवी क्लॉक पॉजिटिव, पीवी क्लॉक पॉजिटिव। ये हमेशा इसमें कंफ्यूज मत होना, पीवी है, आपको पता है उस मैंने इसको पीवी फॉर्म में क्यों बनाया, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अपने समीकरण है ना, तो बस कंफ्यूज मत होना है, बस पीवी, पहले पी आएगा बाद में वी आएगा, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिस प्रकार सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, उसी प्रकार पीवी इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला, पीवी क्लॉक पॉजिटिव। अगर पीवी ग्राफ दिया हुआ है और डायरेक्शन कैसे है, घड़ी की दिशा में, यानी कि, और घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक। घड़ी की दिशा में क्लॉक, घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉक। घड़ी घूमती कैसे, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, तो उसको बोलेंगे क्लॉक। अगर इन दोनों बदल गए, पीवी से वीपी हो गया और इस क्लॉक की जगह एंटी हो गया, तो भी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और कोई भी एक बदला तो नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा रखो, देखो
कौन सा है ग्राफ, वीपी ग्राफ है। तो वीपी ग्राफ होते ही अपने को एक बात तो समझ में आ गई कि एक बार तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर किसमें दिया हुआ है, एंटी क्लॉक दिया हुआ है, वीपी ग्राफ में ये एंटी क्लॉक है, तो यानी कि एक बार और नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, समझ गए। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, पीवी ग्राफ, तो मतलब पीवी ग्राफ मतलब ये वाली चीज़ तो सही है, और दूसरा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक में, तो मतलब यहाँ से तो नेगेटिव बन रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, समझ गए, इसका कार्य होगा नेगेटिव। अब ये कौन सा है, पीवी ग्राफ, मतलब जो है अपना वो का वो पॉजिटिव का पॉजिटिव, ठीक है। और कैसे घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब कोई भी अगर एक बदल गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और दोनों बदल रहे हैं तो पॉजिटिव। अब देखो यहाँ देखो वीपी वक्र दिया हुआ है, यानी कि उल्टा हो गया, तो ये देखो ये नेगेटिव हो गया और ये घूम रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसका भी कार्य पॉजिटिव, समझ गए। तो यानी कि जो पीवी क्लॉक पॉजिटिव, अगर पीवी दिया हुआ है और घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो कार्य पॉजिटिव, समझ गए। कोई भी एक बदल गया, सिंपल सा जो मैंने बताया, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखो, आप पीवी की जगह अगर पीवी दिया हुआ है तो लिखो पॉजिटिव, अगर वीपी दिया हुआ है तो लिखो नेगेटिव। अगर क्या डायरेक्शन क्या है, अगर एंटी क्लॉक है तो लिख दो नेगेटिव, अगर है घड़ी की दिशा में तो लिख दो, उसको लिख दो पॉजिटिव, ठीक है। फिर गुणा कर दो, अब नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए। तो ऐसे होता है। तो अब शायद आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी समझदार होते तो, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि पीवी ग्राफ दिया हो और घड़ी की दिशा हो तो पॉजिटिव, अगर पीवी ग्राफ दिया हो और घड़ी की दिशा के विपरीत हो तो नेगेटिव। यदि वीपी ग्राफ दिया हो और घड़ी की दिशा हो तो क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन वीपी ग्राफ है, घड़ी की विपरीत दिशा है तो पॉजिटिव। चारों मैंने आपको लिखा रखे पिछले वाले में, ठीक है। अब देखो ये याद करो इसमें, तो इसमें क्या है, कार्य निकालना है, इसमें आपको कार्य का मान निकालना है। तो देखो निकाल सकते हो बहुत इजीली, कैसे, कार्य W, पहले तो ये पता कर लो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये ग्राफ कौन सा, पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला, मतलब पीवी ग्राफ है, सही है, पीवी क्लॉक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है, पीवी एंटी क्लॉक है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पीवी ग्राफ तो है लेकिन किस में आ रहा है, एंटी क्लॉक में, तो नेगेटिव। अब इसका निकाल दो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये दूरी कितनी होगी इसकी, क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या दिया हुआ है, क्या बन रहा है, आयत या वर्ग जो भी मान लो, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2p0 माइनस p0 कितना हो जाएगा, p0, और यहाँ पे 2v0 माइनस v0 कितना हो जाएगा, v0, ठीक है। ये हमेशा दूरी जीरो से मापी होती है, ये तो पता है ना आपको, ये तक ग्राफ, ये 2p0 है तो 2p0 जीरो से है, ये p0 जीरो से, तो इसलिए ये गैप कितना हो जाएगा, इसके और इसके बीच का अंतर, इसके और इसके बीच का अंतर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, p0 कार्य कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस p0 समझ गए, माइनस p0 अब देखो यहाँ पर, ये देखो इसमें भी निकालना आपको कार्य, तो दिया हुआ कौन सा ग्राफ है, पीवी ग्राफ दिया हुआ है और किस डायरेक्शन में है, घड़ी की दिशा में, तो यानी कि पॉजिटिव, कार्य क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसमें कोई घबराने वाली नहीं है बात, कार्य किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, एक्चुअली ये अपने को पता नहीं कि वर्त है या दीर्घवृत्त है। तो देखो दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त सभी को पता है, नहीं पता किसी को, एक तो होता है वर्त, दीर्घवृत्त में दो रेडियस होती है, एक त्रिज्या ए होती है, एक त्रिज्या ए, एक त्रिज्या बी होती है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, समझ गए। दीर्घवृत्त मतलब अंडे के जैसा, प्योर गोलाकार नहीं, मतलब एक साइड से तो जो होती है त्रिज्या वो ए होती है, दूसरी साइड बी, तो उसका क्षेत्रफल क्या आता है, पाई ए बी आता है, कितना आता है, पाई ए बी, ठीक है। चूँकि ये गोलाकार दिख रहा है भले, लेकिन अब देखो नहीं पता ना कि भाई ये मतलब ये वाला डिफरेंस, सॉरी ये P1 है, ये वाला अंतर, ये वाला अंतर P1 P2 का अंतर क्या है, P1 P2 का अंतर क्या है, अगर दोनों का अंतर सेम ही है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। लेकिन अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो फिर ये क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। तो अपने को नहीं पता ना, तो अपन उसके हिसाब से दीर्घवृत्त मान के ही करेंगे। अगर A बराबर B है, A बराबर B बराबर R है, तो क्या हो जाता है, पाई R स्क्वायर हो जाता है, जो कि क्षेत्रफल किसका होता है, वर्त का, समझ गए ना।
तो अब देखो पाई, तो अब आपको निकालना है ये वाली भुजा, एक तो निकालना ये वाली, एक निकालना ये वाला, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बी होता है, पाई ए बी, पाई ए बी। अब देखो तो पाई ए बी, तो अब देखिए पाई, अब मेरे को ए की जगह ए निकालना है ना, ए, तो ए भाई क्या होगा, V1 से V2 का आधा, तो V2 माइनस V1 बाय 2, भाई ये जो पूरा है उसका आधा ही तो होगा ये, तो V2 माइनस V1 बाय आधा, और ये क्या होगा B, इसका पूरे का आधा, तो P2 माइनस P1 बाय 2। समझ गए, इसमें कुछ नहीं है भाई, ये जो दीर्घवृत्त होता है ना हमेशा, उसका क्षेत्रफल ये A है, ये B है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। यही अगर दीर्घवृत्त अगर A बराबर B हो जाए और अगर दोनों ये आर आर हो जाए तो पाई आर इसको क्षेत्रफल होता है अपने वृत्त का। अब सभी को पता है सेम चीज़ वही है, तो ये होगी चीज़ें, ठीक है। अब ये अपना चक्रीय प्रक्रम लगभग पूरा हो गया है। अब एक आध फार्मूला और है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, चक्रीय प्रक्रम की दक्षता। दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, ठीक है। ये देखो दक्षता क्या होगा, दक्षता होगा कि भाई निकाय द्वारा किया गया कार्य अपॉन दी गई उष्मा, अपॉन दी गई उष्मा। अब देखो आपको पता है चक्रीय प्रक्रम में जब आप देखोगे तो कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, यू टोटल 0, डेल्टा यू टोटल, कुल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन 0 होता है। कि भाई जब प्रक्रम घूम के वापस उसी बिंदु पे आएगा तो कुल मिला के आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन 0, तो जो उष्मा दी वो जाएगी कहाँ, सिर्फ और सिर्फ कार्य करने में। समझ के कहाँ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ निकाय द्वारा कार्य करने में। तो दक्षता होगी निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, पूरे प्रक्रम A B C D ऐसे लगा यहाँ तक आने में किया गया कार्य अपन दी गई उष्मा, Q पॉजिटिव, जो उष्मा अपन दे रहे हैं ना वही लिखना है, लेने वाली नहीं। समझ गए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A से B, B C C D ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई A से B तक मैंने उसको 20 जूल उष्मा दी, ठीक है। फिर इसमें से यहाँ से मैंने दी, यहाँ से मैंने इसमें से 10 जूल उष्मा ली, फिर वापस मैंने 10 जूल दी। तो आपको सिर्फ यहाँ दी गई उष्मा लिखना है, यानी कि 20 और 10 यहाँ आएगा 30। कितना आएगा, 30। सिर्फ दी गई उष्मा, सिर्फ दी गई, ली गई को शामिल नहीं करना है। ली गई को शामिल मतलब इससे बाहर निकाली गई को शामिल नहीं करना है। समझ गए, को शामिल नहीं करना है, उस स्थिति में आपको ये निकालना है। समझ रहे हो, कि दक्षता आपको निकालनी है। तो किया गया कार्य अपॉन केवल और केवल ये कौन सी उष्मा है, दी गई उष्मा, पॉजिटिव वाली, जो अपन उष्मा दे रहे हैं ना उसका योग है ये। समझ रहे हो, ठीक है। मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पे 20 दिए, यहाँ पर 10 दिए और यहाँ पर 10 ली है, तो अपने को इससे ली गई से कोई मतलब नहीं है, ली गई से कोई मतलब नहीं है। दी गई कितनी है, 20 और 10 30, तो यहाँ पर बट्टे में 30 आएगा। समझ गए, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि भाई उस दी गई उष्मा, जो उष्मा दी गई है उससे ये कितना कार्य कर रहा है, बस वो होगी दक्षता। चलिए, तो आज का टॉपिक, ये आज का चैप्टर अपने यहीं पे ख़त्म होता है, आज की क्लास। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रुद्धोष्म प्रक्रम।